नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 3। अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके 101 से लेके 120 तक। जिन भी बच्चों की क्वारीज आ रही थी कि सर आप जो ईपीएफओ का पेपर करवा रहे हैं वो केवल इंग्लिश में है और उसे हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दीजिए पीडीएफ या जो भी वीडियो है। तो अगला जो मॉडल पेपर होगा मॉडल पेपर 4, वो मैं दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो होगी आपकी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना। तो ये लास्ट होगा जो केवल इंग्लिश में। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा उससे मैं आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना। जो सिंपल सी बात है कि जो इंग्लिश का पेपर आता है तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जितनी भी है मैथ्स आ गई या जो भी जीएस से रिलेटेड मटेरियल हो गई, इंडस्ट्रियल लेवल लॉज हो गए, सोशल सिक्योरिटीज़ हो गई, वो दोनों लैंग्वेज में लाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो मॉडल पेपर 3 का। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपने देखा होगा MS विंडोज़ होती है आपकी, या आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, XP यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं जिन पे आप क्लिक कर सकते हैं, फोल्डर्स होते हैं। तो उन्हें बोलते हैं आपका GUI बेस्ड। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है या आपका जैसे एप्पल का हो गया, मैक हो गया, प्रोसेसर हो गया, तो उसमें क्या होता है आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं। तो उन्हें ही बोलते हैं आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दो तो आपने देखे हुए, एंड्रॉयड और कौन सा MS विंडोज़। तो लिनक्स मिंट भी आपका कैसा है, GUI बेस्ड है। तो जो आंसर बनेगा वो आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। मैं दिखा दूंगा अभी आपको लिनक्स मिंट, क्योंकि शायद से सिर्फ वही है जो आपने नहीं देखा होगा मेनली। तो कुछ ऐसे जो आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड आपके एग्जांपल हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आ गया, मैक OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो आपका एप्पल का है, उबंटू आ गया यूनिटी में, आपका जीनोम सेल फॉर द डेस्कटॉप आ गया, इन्वायरमेंट्स एंड द एंड्रॉयड्स आ गया, एप्पल OS हो गया आपका, ब्लैकबेरी हो गया, या विंडोज़ 10 मोबाइल, या फिर पाम OS, वेब OS एंड द फायरफॉक्स OS फॉर द स्मार्टफोन्स। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें तो मोस्ट कमर्शियल पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि जो कमांड होता है वो पॉइंटिंग बेस्ड होता है, क्लिकिंग बेस्ड होता है जब आप ऑब्जेक्ट में करते हैं, और ये सारा आपको स्क्रीन पे दिखता है। और ये करता है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो आपके होते हैं, आइटम्स होते हैं, उन्हें कंसिस्ट करता है। ठीक है ना, जिसमें आइकन्स आ जाते हैं, एरो वगैरह देखने को आपको मिलता है। तो ये है आपका कौन सा जिसकी मैं बात कर रहा था, लिनक्स मिंट। तो इसमें ये आपके आइकन्स देखते हैं। तो ये भी आपका किस पे बेस्ड आपका, तो GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेंस्ट विच फॉरेन ऑर्गेनिज्म इज एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव। तो आपने कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स तो ली होंगी, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपका लिया जाता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं आपकी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। अब बैक्टीरिया जो होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सिंगल सेल्ड होता है, ऑर्गेनिज्म होता है आपका। ठीक है ना, वीडियो में पढ़ाया था कि जैसे आपकी प्रोकैरियोटिक और आपकी कौन सी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं आपकी, कैरियोटिक, तो ये सिंगल सेल्ड होती है। दूसरी होती है यूकैरियोटिक, रियोटिक होती हैं आपकी। तो इसमें भी सिंगल सेल्ड आती हैं और इसमें पर मल्टी सेल्स भी आती हैं आपकी, मल्टी सेल्स भी आ जाती हैं आपकी। तो ये आपने याद रखना है। प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस आपका अपसेंट होता है, जबकि इसमें आपका न्यूक्लियस क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जो सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये सिंपल होता है काफ़ी हद तक बाकी ऑर्गेनिज्म से, और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड आपका ओरिजिनल्स होता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, पर कुछ आपके बोल सकते हैं यूजफुल पर्पज़ के लिए लिए जा सकते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, ये आपका नाइट्रोजन जो साइकिल होती है उसे बेहतर करने में आपका क्या करता है, काम आता है, जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन वगैरह लेवल को। दूसरा आता है जैसे आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो आपकी आंत होती है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं एस्चीरिचिया कोलाई, जो विटामिन के को प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो क्लॉटिंग होने देता है बाहर बॉडी के। वायरसेस की बात करें तो ये आपका असेलुलर है, ये आपका अकशेरुकी बोलते हैं, असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसमें ये सिंगल सेल और डबल सेल, मतलब सिंगल और मल्टी सेल होता ही नहीं, असेलुलर होता है। ये जो देखने को मिलता है इसमें सिंगल न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, या तो वो RNA बेस्ड होगा या तो DNA बेस्ड होगा। याद रखना, वायरस या तो RNA बेस्ड या DNA बेस्ड होता है। जैसे आपका कोविड का है तो वो RNA बेस्ड आपका क्या है, वायरस है। एंड रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये रेप्लिकेट करता जाता है। ये क्या करता है, जो होस्ट सेल होती है उसे हिट करता है और अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो आपका कोविड का वायरस है वो म्यूटेशन भी अपनाने लग गया है, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, इस तरीके से मतलब अपना रूप बदलना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, प्रोटोज, अच्छा एक और चीज़ है कि जो वायरस होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। जब तक ये किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग बिहेवियर रखता है, पर जैसे किसी लिविंग थिंग्स के अंदर आता है तो ये मतलब बोल सकते हैं
जिंदा हो जाता है। तो ये कनेक्टिव लिंक है, ये याद रखना। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई सेल वॉल आपको देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मोडियम आ गया जो आपका मलेरियल पैरासाइट होता है, आपका ट्राइपेनोसोमा जो आपका आता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए आता है, एक आता है ट्राइकोमोनास। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। हेल्थ में आपका एक आता है हेलमेंथिस। तो हेलमेंथिस जो होता है वार्म लाइक पैरासाइट होता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, फ्लैट होता है, राउंड बॉडी का होता है, सर्वाइव करता है फीडिंग एंड द लिविंग होस्ट। ठीक है ना, तो ये याद रखना। पैरासाइट होते हैं वो दूसरी बॉडी पे जिंदा रहते हैं। तो बैक्टीरिया का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस तरीके का होता है, वायरस इस तरीके के होते हैं, आपके प्रोटोजोआ हो गए और फंजाई इस तरीके के हो गए। ये जरूर याद कर लेना कि सबसे जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस पाए जाते हैं, पैथोजन जो बीमारियां करने वाले जो कारक होते हैं, उसमें सबसे छोटे होते हैं प्रियॉन्स। इनका जो साइज होता है वो लगभग आपका 20 नैनोमीटर से आपका कम का होता है। इसका एक एग्जांपल प्रियॉन प्रोटीन है, और इसका जो एक डिसीज़ जो हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं वो आपका कौन सा, क्रोडियोफेल्ट्स जैकब डिसीज़ है। वायरसेस जो होते हैं वो 20 to 400 नैनोमीटर के होते हैं। पोलियो वायरस का एग्जाम है, और इससे क्या होता है आपका पोलियो माइलेटिस आपको देखने को मिलता है। बैक्टीरिया आगे 0.2 to 15, ये आपका माइक्रोमीटर के आसपास होता है, म्यूएम के आसपास होता है। स्ट्रेप्टोकोकस आपका आ जाता है, या माइकोबैक्टीरियम आ जाता है, और न्यूमोनिया ट्यूबरक्लोसिस के डिसीजेज आ जाते हैं। फंजाई का जो साइज होता है 2 to 200 म्यूएम के आसपास होता है। ये कुछ बीमारी है तो आप देख ही सकते हैं। प्रोटोजोआ का साइज 1 to 50 म्यूएम होता है, और हेलमिंथिस का जो होता है 3 mm to 10 मीटर के आसपास ये देखने मिलता है, काफ़ी लंबे होते हैं। तो जो आपके वायरसेस होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी अगर वायरस आ गया तो वो भी क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये साइज़ वगैरह आप याद रखना इनका। नेक्स्ट चलते हैं, मसल क्रैम्प इज कॉज बाय। अब मसल क्रैम्प आपने देखा होगा, जितने भी आपके कौन होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी मसल क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाती है। मसल क्रैम्प कई तरीके से आता है, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, सॉल्ट जो लेवल होता है बॉडी में, जो सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है आपका कम होने लग जाता है, तब भी यानी मसल क्रैम्प पड़ सकता है। वाटर लॉस होता है तो उससे भी होता है, बॉडी के अंदर जब वाटर लॉस होता है, पर उससे क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं आपके वो बाहर निकलने लग जाते हैं, तो वो आ जाता है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो मसल क्रैम्प पड़ने का, वो होता है आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है, बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट कर देता है, जिससे मसल क्रैम्प जैसी बीमारियां, मसल क्रैम्प जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो लिखा हुआ है कि द करेक्ट आंसर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो होता है आप जानते हैं कि ये आपका किस तरीके एक बोल सकते हैं, ये जो होता है मसल सेल्स हो गई आपके, और रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है कि ये बॉडी को ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट टू यूज फॉर द एनर्जी व्हेन द ऑक्सीजन लेवल आर लो। तो इसमें क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है आपका ब्रेक करता है बॉडी के अंदर, जब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये अच्छा, ये कंडीशन कब कब देखने को मिलती है, द कंडीशन व्हेन द बॉडी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप। ये तब हो सकता है जब ड्यूरिंग द इंटेंस एक्सरसाइज, कोई अगर क्या कर रहा है, जिमिंग वगैरह कर रहा है, तो आपने देखा होगा जिम करने के बाद कुछ हद तक क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है। मतलब व्हेन द बॉडी इज इन्फेक्टेड और सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, द लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है बिल्ड अप कैन रिजल्ट इन द मसल पेन, क्रैम्प्स एंड द मस्कुलर फैटिग. These symptoms are typically during the strenuous exercise and are not usually anything to worry about as the liver breaks down any excess lactate. ठीक है, पर इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। इतना जो होता है आपको जानते हैं, खेलने के बाद अगर बॉडी पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तो वो लैक्टिक एसिड के थ्रू होता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि जो आपका पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, इसमें कुछ जो होती हैं आपकी सेल्स पाई जाती है, जिन्हें बोला जाता है स्लेट्स सेल्स बोला जाता है। ये आपकी होती लैंगर या स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो जो अल्फा स्लेट सेल्स होती हैं उसमें आपका ग्लूकागॉन होता है। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ये जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका बोल सकते हैं ये आपका स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी की। स्टोर्ड एनर्जी मतलब जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के थ्रू आती है स्टोर्ड में। ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट होता है, एकदम से खत्म हो जाएगा। आपने भागना स्टार्ट करते हैं तो ग्लूकोज लेवल अगर एकदम से डाउन हो गया तो आपको थक लगने लग जाएगी। तो जो ग्लूकागॉन होता है वो आपका क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड द मसल्स, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड्स, ये याद रखना। वहीं अगर बीटा स्लेट्स की बात करें, सेल्स की बात करें, तो उसमें आता है इंसुलिन। इंसुलिन उल्टा काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। आपने देखा होगा कि जो आपका डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है आपका इंसुलिन के अब ये हार्मोन है, तो ये जो दिया जाता है इंजेक्शन में पेट में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और यह बोल सकते हैं कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज करना बंद कर देता है। मतलब मैंने अभी बताया ना कि जो ग्लाइकोजन है
वो किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। पर ये कौन कर रहा है, तो ये कर पाता है कौन, आपका ग्लूकागॉन। उल्टा अगर करना है तो ये कौन कर पाता है, इंसुलिन। तो अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो हमारी जो, इसे बोलते हैं ब्लड शुगर, तो हमारी जो ब्लड है उसमें शुगर क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये लिखा होता है इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी फॉर द ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन इन द टिश्यूज, लोअरिंग इन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, लोअर करना मतलब कम करना ग्लूकोज लेवल को ब्लड में। सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड द मसल्स, लोअरिंग द प्रोटीन ब्रेकडाउन। एक आता है आपका जैसे डेल्टा आइसोलेट सेल्स बोलते हैं, सोमेटोस्टैटिन, ये तो दोनों को मेंटेन करता है, ग्लूकागॉन को भी, इंसुलिन को भी। तो इनिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल हार्मोन, तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल हार्मोन होता है, ये दोनों को क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, आपका बैलेंस करता है। एक और आती हैं आपकी जो पीपी सेल्स होती हैं, ये होती हैं आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, सेल्फ रेगुलेट द पैनक्रियास सेक्रेशन एक्टिविटीज एंड द इफेक्ट द हेपेटिक ग्लाइकोजन लेवल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये आपका पैनक्रियास है, तो इसमें आपका अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। और इस तरीके से आपका ये पूरा फंक्शन चलता है, स्टमक से लेके, ब्रेन से लेके, लीवर से लेकर आपका पैनक्रियाटिक जो आपकी क्या होती हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मैंने बताया था अल्फा सेल्स, तो ये ग्लूकागॉन होता है, सिक्रेट होता है आपका, ये करता है जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है इसे इंक्रीज कर देता है। बीटा सेल जो होती है इंसुलिन को करता है, ये लो करता है आपका ग्लूकोज लेवल को। डेल्टा सेल जो होते हैं इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, कम करता है, रोकता है। और पीपी सेल जो होती है पैनक्रियाटिक पेप्टाइड जो होती हैं, रेगुलेट करती हैं आपकी डाइजेस्टिव सेक्रेशन और मोटिलिटी को। और एक आती है आपकी एप्सिलॉन सेल्स जो आपका क्या सेक्रेट करती हैं, गैलिन को करती हैं, जो आपका किसके लिए आता है, और एक्सी जेनेटिक्स के लिए आता है, आपका जेनिक के लिए आता है, ठीक है ना। अच्छा, द च्यूएबल टैबलेट चूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वैरायटी ऑफ द पैरासिटिक वॉर्म्स इन्फेक्शंस या इन्फेस्टेशंस इन द चिल्ड्रन, तो ये आपने बचपन में देखी होगी और कभी खाई होगी आपने, तो ये होती है आपकी कौन सी, एल्बेंडाजोल, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल की जाती है, ये इसका पैकेट है। तो एल्बेंडाजोल मार्केटेड द एल्बेंजा among the other medication used for the treatment of the variety of the parasitic worms and infestation। तो ये बच्चों में जो कहता है पैरासिटिक जो वॉर्म होते हैं, पेट में आ जाते हैं, पेट दर्द होने लग जाता है, उसकी दवाई होती है, कीड़े मारने की दवाई बोलते हैं जिसे। तो WHO जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसे इसेंशियल मेडिसिन में रखा है, मतलब हर के पास ये होनी चाहिए, मतलब मार्केट में ये होनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस नीडेड इन द बेसिक हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी 2020, फीता गर्मी दिवस बोला जाता है, इसीलिए मनाया जाता है कि चिल्ड्रन एट द एडोलेसेंट इन द एज ग्रुप ऑफ द 1 to 19 विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द सिंगल डोज ऑफ द सेफ मेडिसिन albendazole in all the state of the union territories of the occasion. The objective of the day is to deworm the children and the adolescent to the reduce the prevalence of the parasitic worms in the intestine। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेज, तो पॉल्यूटेंट्स एंड डिसीज कौन कौन सी, तो नाइट्रेट जो होता है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। कैडमियम जो होता है उल्टा है, यहाँ पे इटाई हो जाएगा। आर्सेनिक जो होता है ब्लैक फुट डिसीज के लिए होता है, जो आपका मरकरी होता है मिनीमाटा डिसीज के लिए होता है। तो जो यहाँ पे सही है वो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ है, तो याद कर लेना। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने बताया, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम इटाई, आर्सेनिक जो आपका ब्लैक फुट डिसीज के, और मरकरी जो आपके होते हैं पॉल्यूटेंट्स, ये मिनीमाटा डिसीज को क्या करते हैं, आपका बनाते हैं, या बोल सकते हैं इनसे ये बीमारियां होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो ये इन्फेंट्स मैथमोग्लोबिनीमिया ये कंडीशन होती है जिसमें बच्चे को जो कलर होता है ब्लू पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन होती है उसकी जो अमाउंट होती है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। कारण क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये वाटर कॉन्टेमिनेटेड होता है, जो आपका जल होता है प्रदूषित हो जाता है नाइट्रेट से। इसमें होता है क्या है कि बच्चा जब इस तरीके के पानी को ड्रिंक करता है जिसमें आपका क्या है नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट वाटर होता है, तो नाइट्रेट किस में चेंज कर जाता है, नाइट्राइट्स में करता है। एक साइकिल भी चलती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल, तो उसका एक मान के चलिए जो क्या करता है आपका बाइंड करता है हीमोग्लोबिन्स को, और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो फॉर्म होता है वो होता है आपका मैथमोग्लोबिन, और जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन आपकी कैरी नहीं हो पाती, ठीक है ना, जिससे जो हमारा ब्लड का कलर होता है या जो ब्लड होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं आ पाती और जो शरीर है वो नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक फुट डिसीज़ की बात करें जिसे BFD बोलते हैं, ये आपका पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ होती है। इसमें क्या होती है जो ब्लड वेसल्स होती हैं लोअर लिम्स की नीचे की तरफ, तो वो डैमेज हो जाती है और उससे गैंग्रीन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किस कारण होता है कि लॉन्ग टर्म जब एक्सपोजर देखने को मिलता है आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक क्या होता है कि अगर आपके पानी के अंदर मिल रहा है तो इससे ये आपका ब्लैक फुट डिसीज़ देखने को मिल सकता है, जिसमें आपकी क्या होती है ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, फूल जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। इस तरह के केसेस जो देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल और उसके नेबरिंग जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है ड्रिंकिंग वाटर में। अच्छा, इटाई की बात करें तो ये जो आपका इटाई नाम आता है ये कैडमियम पॉइजनस होता है, याद रखना कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है टोयोमा प्रीफेक्चर जापान
में देखने को मिला था, 1912 में 21 सबसे पहले देखने को मिला था। तो ये जो वर्ड इटाई आपका क्वाइंट हुआ था, ये हुआ था सेवर पेन्स के लिए, जो इंसानों को उस समय देखने को मिला, जिसमें क्या होता है कि स्पाइन और जॉइंट्स आपके क्या हो जाते हैं, फेल्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। कैडमिस लिखा है कैडमियम पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स एंड द किडनी। इससे क्या, जो हमारी बोन्स होती है, किडनी होती है, वो किडनी फेलियर देखने को मिलता है, और जो हमारी बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे अच्छे से। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन देखने को मिलती है आपको इटाई डिसीज़ में। मिनीमाटा डिसीज़ आपका न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, ठीक है ना, जिसमें आपका जो मेन फैक्टर होता है आपका मरकरी होता है। तो इसमें साइन एंड सिम्टम इंक्लूड द एटैक्सिया होता है, नमनेस इन द हैंड्स एंड द फीट्स, जनरल मसल्स वीकनेस, लॉस ऑफ द पेरिफेरल विजन एंड द डैमेज टू द हियरिंग एंड द स्पीच। मिनीमाटा डिसीज वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द मिनीमाटा सिटी इन द कुआमोटो प्रीफेक्चर, जापान में देखने को मिलती है 1956 में। इट वॉज कॉज बाय द रिलीज ऑफ द मिथाइल मर्करी इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीडेड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। तो इंसुलिन अभी मैंने बता दिया। इंसुलिन क्या करता है आपका, मैंने बताया था कि ग्लूकोज को चेंज करता है किसमें, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स को आपका स्टोर में चेंज करता है ग्लाइकोजन में। और यही अगर बंद हो जाए तो इंसुलिन मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा और डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर लेता है, तो ये थोड़ा याद रखना। बाकी की मैं बात कर लेता हूँ अभी। तो पेनिसिलिन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर्ड किया था, और ये एज अ एंटीबायोटिक्स आपकी काम करती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। इसमें आपका जैसे ट्रीटमेंट आ जाता है, मिडिल एयर, साइनसेस हो गया, आपका नाक से रिलेटेड, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लैडर, किडनी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे आप निमोनिया हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया और गोनोरिया हो गया, इस तरह की बीमारी आप क्योर कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है आपकी, तो ये भी आपका क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आती है, एंटीबायोटिक्स है। और ये जैसा आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोकार्डियाइटिस हो गया, आपका ब्रुसोलोसिस हो गया, और रेड बाइट फीवर में काम करती है। इंसुलिन की बात करें तो ये अगर सफ़र हुआ इंसान में, अगर इंसुलिन की कमी पड़ी तो डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ भी दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसके बारे में बताता हूँ। एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये मैन मेड वर्जन ऑफ द केमिकल्स होते हैं, जो आपके हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करते हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के थ्रू। स्टेरॉइड्स का आजकल देख रहे होंगे आपके, ये जैसे ब्लैक फंगस हो गया, न्यूज़ में आप पढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस हो गया, वाइट फंगस हो गया, आजकल एक नया आपका येलो फंगस हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम देखने मिल रही है कि ये किसको हिट कर देती है, जिनका आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है आपका उतना बेहतर नहीं होता है जितना आपका नॉर्मल या हेल्दी पर्सन का होता है। और अभी जो कोविड में देखने को मिल रहा है कि जो आपके सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, उसमें से ये फंगस कहीं ना कहीं आपका क्या है, इंसान के शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो नॉर्मल हेल्दी इंसान को तो ये आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, पर अगर कोई पहले से क्या आपका बीमार है, उसे अगर मान लो कि आपका क्या डायबिटीज़ है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, या उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है हाल में, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। एस्ट्रॉइड जो होते हैं आपके, ये भी क्या करते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करने स्टार्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो एस्टेरॉइड तभी लिए जा सकते हैं जब कोई डॉक्टर उसे सलाह दे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये दो टाइप की आपकी शुगर होती है, आपके टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो किसी को भी हो सकती है, ठीक है, लिखा बॉडी डज नॉट मेक द इनफ इंसुलिन, बॉडी बना ही नहीं पाती उतना इंसुलिन। तो ये किसी भी एज में हो सकता है और इसका कोई भी प्रिवेंशन नहीं है, मतलब इसे आप रोक नहीं सकते, अब तक कोई इलाज नहीं है। तो ये देखने को मिला है कि लगभग 18,000 से ज़्यादा यूथ जो था, बच्चे जो थे, वो इससे ग्रसित थे। 2008 और 2009 के केसेस अगर देखने को मिले तो 5% आपको देखने को मिलता है टोटल केस अगर 100 पे देखा जाए बच्चों में। अच्छा, दूसरा देखना, टाइप 2 जो होती है वो नॉर्मल होती है आपकी, तो बॉडी कैन नॉट यूज़ द इंसुलिन प्रॉपरली। इंसुलिन तो होता है पर उसका यूज़ करना बेहतर नहीं कर पाता। तो ये किसी भी एज में हो सकता है। मोस्ट केसेस भी कैन बी प्रिवेंटेड हो सकते हैं। जो आपका क्या होता है, जो आपके फेज़ वगैरह होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2, शुरुआत में रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और करते भी लोग, उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपको खाना जो आपका क्या होता है, आपका जो बोल सकते हैं डेली की डाइट होती है उसे बेहतर करना होता है। और याद रखना है करेंटली एटलीस्ट वन आउट ऑफ द 3 पीपल विल डेवलप डिसीज इन दियर लाइफ टाइम। तो याद रखना हर तीन में से एक व्यक्ति को आपकी होते हैं वो शुगर से आपका ग्रसित होता है। नेक्स्ट चलता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज द पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट। तो ये आपका प्रोफेशनल क्वालिटी प्रेजेंटेशन होता है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन आप देखो क्या होती है, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन द लैपटॉप और द कंप्यूटर, जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आपका मोबाइल वेब ब्राउजर आ गया, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग आती है लैंग्वेज टू क्रिएट द एप्लीकेशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ कंपनी दैट ऐड टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फंक्शन इज कॉल्ड द, तो इसे बोलते हैं प्लग इन। जब क्या किया जाता है, आपका ऐड ऑन किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, तो लिखा हुआ है कंपोनेंट दैट ऐड टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फंक्शन इज कॉल्ड द, याद रखना जब किसी भी प्रोग्राम को आपका क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपका क्या किया जाता है, ऐड ऑन किया जाता है, तो उसे प्लग इन प्रोग्राम, उसे प्लग इन बोलते हैं। प्लग इन वर फर्स्ट यूज इन द मिड 1970, द आइडिया वॉज प्लग इन सिस्टम वॉज गिवन बाय द रियान ब्रोरिन, इनका नाम लिख देना। प्लग इन्स आर मेड इन द वर्ड प्रेस प्रोसेसर CPU, जो आपका होता है द लॉजिक सर्कुलेटरी दैट रिस्पॉन्ड टू द एंड प्रोसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। मॉडम की अगर बात करें तो मॉडम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना, मॉडम की फुल फॉर्म है। इट इज़ द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस सच एज द राउटर और द स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। सर्वर जो होता है आप जानते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जो विच मैनेज द एक्सेस टू द सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन द नेटवर्क, नेटवर्क को कनेक्ट करना सर्वर बोलता है, सर्वर बोला जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो MS वर्ड तो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्रोबेट आपका है एडोब, और गूगल क्रोम भी आपका क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन्स या फिर किस पे, लैपटॉप्स पे। जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज होती है। तो जो आपके पहले नोकिया के फ़ोन आते थे उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उसमें होती थी आपकी यही जावा यूज़ होती थी। और जो सैमसंग के आते थे शुरू पहले आते थे, अब तो खैर आपका एंड्रॉयड बेस्ड होते, तो सैमसंग के जो पहले आते थे उसमें सिम्बियन आता था, आपका प्रोग्रामिंग होती है। इसके थ्रू आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों को जावा प्रोग्रामिंग अब सिखाई जाती है, इसमें कैलकुलेटर मेकिंग सीख लेते हैं, कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, आप इन्हें पढ़ लेना। तो लिखा हुआ है जावा इज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर द राइटिंग इंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं, रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो लिखा इट इज अ मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अच्छा, दो होते हैं, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर आपकी क्या होती है, जो डेली जो आपका क्या होता है, जो इनकम होती है वो मंथली बेसिस पे बनती है और आपका सेट होता है पैटर्न कि आपको इतना रुपये मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा आ जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज में क्या आती है, कंपनी आ गई या आप क्या सरकारी में कहीं पे गवर्नमेंट जॉब है तो ऑर्गेनाइज में आ जाती है। अच्छा, अनऑर्गेनाइज में आ जाता है, जैसे आप रिक्शा चालक हैं, आप बस चलाते हैं, तो इस तरीके से जो आता है, क्योंकि उसमें क्या होती है फिक्स कोई अमाउंट नहीं होती, तो उसमें जो आपको वेगस बनता है वो डेली वाइज पे बनता है। तो ये होते हैं आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ये गलत है। पहला तो सही है, एक मेंबर क्यों, कई जितने भी हैं सारे फैमिली मेंबर्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अटल पेंशन योजना ऐसा लोग नहीं कि सरकार इसमें आपका क्या कर रही है, आपके खाते में पैसे डालेगी बिना बात के, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए शायद से एज जो है वो 80 to 60 है या 40 के आसपास है, अभी देख लेंगे। तो उसमें आपको करना है, फिर 60 के बाद आपको क्या पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। द सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो पेंशन होगी उसकी पत्नी के खाते में जाएगी आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो होता ही है। तो आंसर जो बनेगा जो आपका सही है वो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि अटल पेंशन योजना पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 2015-16। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड द पेंशन बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर हु आर नॉट मेंबर ऑफ द एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो मैं बोल रहा था अभी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था अटल पेंशन योजना स्कीम इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं PFRDA। बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम कैन चूज द रिसीव अ पीरियडिक पेंशन ऑफ द 1000 रुपीज़, आप कर सकते हैं जिस हिसाब से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इंस्टॉलमेंट्स में, 2000 रुपये, 3000, 4000, 5000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। हाँ, इंडिविजुअल जो है जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 18 साल से लेकर 40 साल तक इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन द अटल पेंशन योजना। इन दिस केस द बेनिफिशियरी डेथ बिफोर ही सी रिसीव द 60 ईयर्स ऑफ द एज, अगर मान लो कि बेनिफिशियरी मर जाता है 60 साल से पहले, तो जो वो पैसा जाएगा वो जो रिसीव होगी वो कौन, उसकी स्पाउस को दी जाएगी। एज सच द स्पाउस हैज एन ऑप्शन टू आइदर एग्जिट द स्कीम विद द कॉर्पस एंड कंटिन्यू टू रिसीव द पेंशन बेनिफिट्स। और अगर वो पत्नी नहीं है तो याद रखना, अगर पत्नी नहीं है तो खत्म फिर बात। द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर सेल बी इंटाइटल टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट इवन आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ, और जो पेंशन मिलेगी आप जानते हैं, जैसे नॉर्मल जो पेंशन का फंडा होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो पेंशन का हाफ, मान लीजिए किसी की पेंशन थी 20,000 रुपीज़, तो अगर वो मर गया तो उसका हाफ जो होता है वो पत्नी को मिलता है पेंशन के तौर पे। पर यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है आपकी, कि अगर मर जाता है तो भी स्पाउस को जो है वो बराबर पेंशन मिलती रहेगी, उतनी मिलेगी जितनी मिलती थी उसके हस्बैंड को।
नेक्स्ट चलते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952 ऑफ द ILO। तो लिखा हुआ है इन दिस इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द बेसिस सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल दैट एस्टैब्लिश द वर्ल्ड वाइड एग्रीड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द ऑल 9 ब्रांचेस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। सही है, ये ILO का फाउंड हुआ था आपका 1919 में और उसका हेडक्वार्टर का आपका जेनेवा में। सबसे गाय राइडर है इसके हेड। अच्छा, इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस कॉन्वेंशन। तो इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया था। 2-3 चीज़ें होती है, जैसे साइन करना अलग है, रेटिफिकेशन जो होता है बाई पार्लियामेंट होता है। अच्छा, थर्ड आता है द कॉन्वेंशन इंक्लूड द फैमिली बेनिफिट्स एज वन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल। ये भी आपका सही है। और दिस इज द कॉन्वेंशन नंबर 105 द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ये याद कर लेना। अब बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है ड्यू टू दिस वेरी रीजन इट इज कंसिडर्ड द फ्लेक्सिबल ऑल द ILO सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन येट। याद रखना। तो दूसरा वाला गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला सही हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड इज द 9 ब्रांचेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड दिस कन्वेंशन आर एज फॉलोज। एक मैंने क्वेश्चन कराया था जहाँ पे 7 बोल रहा था, 7 नहीं होते, 9 ब्रांचेस हैं। मेडिकल केयर हो गया, सिकनेस बेनिफिट्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, ओल्ड एज बेनिफिट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स हो गए, फैमिली बेनिफिट्स हो गए, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, इनवैलिडिटी बेनिफिट्स हो गए, सर्वाइवल बेनिफिट्स हो गए। 9 तरीके के बेनिफिट्स इसके सामने आते हैं। अच्छा, चौथा जो वो गलत है क्योंकि जो नंबर है वो 105 की जगह कितना 102 है। तो ये याद कर लेना। देखा, इंडिया हैज़ रेटिफाइड 6 आउट ऑफ द 8 कोर फंडामेंटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। देयर आर द फोर्स्ट लेबर कन्वेंशन 1930 जिसमें नंबर 29 आता है, एवोल्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट लेबर कन्वेंशन 1957 नंबर 105 आता है, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 आता है, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट इन द ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958 आता है, मिनिमम एज कन्वेंशन आता है आपका 1973 का, वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 का आता है। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द कोर फंडामेंटल कन्वेंशन नेमली फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू द ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 नंबर 87 एंड द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। ये तीनों ही आपके आम आदमी बीमा योजना हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया। तो तीनों आपके सही होते हैं। लिखा हुआ है कि आम आदमी बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल सिक्योरिटी स्कीम एडमिनिस्ट्रेट थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC फंड करता है। या LIC से क्या करता है आपका देखता है, दैट प्रोवाइड द डेथ एंड द डिसेबिलिटी कवर टू द पर्सन बिटवीन द 18 to 59। It is a group insurance scheme implemented through a nodal agency such as the Central Ministry, Department, State Government, Union Territory or the other institutionalized arrangements registered NGO। ये जो स्कीम है इसमें आपका नेचुरल डेथ पे 30,000 का क्लेम है, इंश्योरेंस है आपका 75,000 डेथ ड्यू टू द एक्सीडेंट है, 37,500 आपका जो पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी या लॉस ऑफ द वन आई और द वन लिम्ब इस तरीके ड्यू टू द एक्सीडेंटल, एंड द 75,000 डेथ फॉर द total permanent disability, lose of the 2 eyes, loss of the 2 eyes and the 2 limbs or the 2 loss of the 1 eye and the 1 limbs due to the accident। तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड एन एड ऑन बेनिफिट्स वेयर इन द स्कॉलरशिप ऑफ द ₹100 per month per child is paid on a half yearly basis to a maximum of the 2 children per members। याद रखना किसके लिए आपका मैक्सिमम ऑफ द 2 children per member, ये तभी काम करेगी स्टडिंग इन द 9 to 12th स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इस स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो नीचे आते हैं आपके BPL से नीचे आते हैं उनके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए एंड देयर फैमिलीज। फर्स्ट लॉन्च्ड द फाइनेंशियल ईयर 2007 में 2000 बिकेम द फुली ऑपरेशनलाइज्ड इन द 1st of April 2008। स्टार्टिंग 1st April 2015 द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री विल नाउ बी implemented अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। It provides for the IT enabled and the smart card based cashless health insurance। The scheme is a cashless system to overcome, याद रखना cashless है, overcome the issue of the reimbursement and the migration coupled with the illiteracy to the target group। The beneficiaries under the RSBY are entitled to hospitalization coverage of the 30,000 for the majority of the diseases which require the hospitalization। तो 30,000 का यहाँ पे कवर देखने को मिलता है आपका हेल्थ में। The government has also fixed the package rate for the hospitals regarding a large number of the interventions। Pre-existing conditions are covered from the first day and there is no age limit set। कोई एज लिमिट नहीं इसमें। द कवरेज अंडर द RSBY एक्सटेंड टू द 5 members ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, स्पाउस एंड द 3 डिपेंडेंट्स। ठीक है, 5 के लिए आपका देखने को मिलता है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की बात करें तो लिखा हुआ है is a social security and the welfare program to provide the support to aged person, widows and disabled person and the bereaved families on the death of the primary breadwinner belonging to the below poverty line household। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? 3 कंपोनेंट आते हैं। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आती है, नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम आती है और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम आती है।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आयुष्मान भारत इज द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। तो ये किसके लिए होता है? आपका लिखा हुआ वुमेन के लिए, एवरी सिटीजन के लिए, एवरी के लिए तो नहीं है, महिलाओं के लिए ऐसा नहीं, पर्टिकुलर नहीं है, ओल्ड एज के लिए भी नहीं है, ये पुअर एंड वॉनरेबल के लिए था। आयुष्मान भारत स्कीम आई थिंक 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें 5 लाख का आपका क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस था। तो ये आपने याद रखना था। और इससे लगभग लगभग आपके 10 करोड़ जो आपकी फैमिलीज थी, जो गरीब थी या वॉनरेबल थी, वो इसमें आपकी कवर होती। वही बात करें कि इससे बाहर कौन कौन थे, तो जिनके पास 2 पहिया या 3 पहिया या फिर 4 पहिया जो वाहन थे या फिर फिशिंग बोट है, तो उससे वो इससे बाहर रहेंगे। उस स्कीम का, इस स्कीम का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, जिनके पास मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मशीनरी वगैरह है फार्मिंग करने के लिए, तो उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी की अगर किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट कितनी है 50,000 की, तो उसे भी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड जो इंट्रोड्यूस हुए थे आपके 1998 के आसपास हुए थे। अच्छा, दोस्त एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क्स इन द गवर्नमेंट मैनेज नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, तो वो भी इसका पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जिनकी इनकम 10,000 रुपये मंथली से ऊपर, वो भी नहीं हो सकते। या जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा क्या है, ज़मीन है एग्रीकल्चर के लिए, वो भी इसका पार्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस और आई अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन द 1882। तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे था, तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि हंटर कमीशन जो था 1882 में बना था, और ये सर विलियम हंटर इसके कौन थे, प्रेसिडेंट थे। ये आपका बना था एजुकेशन इंक्वायरी के लिए, और ये इसने चेंज किया था आपका वुड डिस्पैच जो था, उसे क्या किया था, ओवर राइट किया था। उससे पहले जो आया था आपका एजुकेशन में, वो डिस्पैच आया था 1854 का। एक और है आपका हंटर कमेटी, वो 1919 में बनी थी, जब आपका क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तब आपका हंटर कमेटी बनी थी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद क्या बनी थी, तहकीकात कमेटी बनी थी। अंग्रेजों ने तो हंटर कमेटी बनाई थी, और इंडियंस ने तहकीकात कमेटी बैठाई थी कि कितने लोग मारे गए आपके जलियांवाला बाग मैसकर के दौरान। आगे पढ़ लेते हैं, हंटर कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। 1882 तो प्रेफरेंस वाज गिवन टू द लिटरेट कैंडिडेट फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द लोअर लेवल्स अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स एंड द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट इन द म्युनिसिपल बोर्ड वर इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। द फंड वर सेपरेटेड फॉर द रूरल and urban areas to avoid the funds earmarked for the rural schooling being the misapproved by the urban schools. Secondary schools were to be established in the private parties. याद रखना कि जो प्राइवेट पार्टीज थी, प्राइवेट स्कूल थे, वो सेकेंडरी स्कूल खोल सकते थे with the funds provided by the government. Model school fully run by the government were to be opened in the each district to guide the such private schools. The secondary school curriculum was also revised and with the academic and the vocational courses diversified into the different branches. अब सीधे आगे पढ़ते हैं। देखो, तो लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो 1872 में पहली बार, जो 71 लिखा हुआ, पर पहला जो सेंसर हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और याद रखना कि जो आपका कौन था, रिपन था, उसके टाइम पे क्या हो गया था 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपका क्या हो गया था, इसे क्या कर दिया था, डेकेड वाइज कर दिया गया था कि हर 10 साल में क्या होगा, आपका सेंसस होगा, मतलब जनगणना होगी। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होने होंगे आपके 1909 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, जो सबसे मेन पॉइंट था वो था कि मुस्लिम्स को क्या मिल गया था, आपका सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है ना। और तीसरा लॉर्ड रिटर्न जो थे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था, जिसे हटा दिया। वर्नाकुलर होता था कि आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था आई थिंक 1884 के आसपास था, लगभग लगभग, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। तो क्या था कि इसमें 1884 के आसपास ही था यार, नहीं 78 के आसपास था जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं एक बार चेक करके इसे कमेंट में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। 78 के आसपास था रिटर्न के टाइम पे, रिपन इसे हटा देते हैं बाद में। तो इसमें क्या था कि जो लोकल न्यूज़ आपके जो क्या थे, बोल सकते हैं अखबार थे, तो उनको पहले क्या करना था, पहले गवर्नमेंट के थ्रू पास करवाना होता था, गवर्नमेंट को एक बार दिखाना होता था वो जो फर्स्ट कॉपी होती थी, और उसी के बाद क्या करना होता था, गवर्नमेंट ये देखती थी हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, तभी जाके वो क्या होते थे, आगे भेजे जाते थे, नहीं तो रोक दिए जाते थे। नेक्स्ट चलते, हु रोड द बुक गुलामगिरी। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। लिखा हुआ ज्योतिबा फुले वॉज द प्रोलिफिक सोशल एक्टिविस्ट थिंकर हु चैंपियन द वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली द महाराष्ट्र। इनके साथ इनकी वाइफ भी थी, सावित्रीबाई फुले। तो ये पहली महिला टीचर बोली जाती भारत की, सावित्रीबाई फुले। लिखा हुआ ही वॉज बॉर्न, तो लिखा हुआ ज्योतिबा फुले के 11 अप्रैल 1827 को कटगांव, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। एक गार्डनर जो होते हैं, माली फैमिली होती है, वहाँ से आते थे। इनकी जो फैमिली थी वो अनपढ़ थी, पर इन्होंने जो लोअर कास्ट थी और जो वुमेन थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए, ठीक है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी इनका डिस्कशन हुआ था।
तो इनका काम था कि जो आपके चिल्ड्रंस हैं लोअर कास्ट के या जो फीमेल वुमेन विडो रिमैरिज है उसको बेहतर करना कि विधवाओं की शादी कराई जा सके, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता है मतलब बोल सकते हैं जो कन्या भ्रूण हत्या थी उसके खिलाफ भी आए थे। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दलित वर्ड दिया था, और दलित वर्ड का जो मराठी में जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ब्रोकन इन द क्रस्ट। तो ये याद रखना। और बाद में जाके याद है ना दलित वर्ड को किसने हरिजन बोल दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है। अच्छा, महात्मा फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। कई बार पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी 24 सितंबर 1873 में, और 63 वर्ष की आयु में पुणे में इनकी क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, फिर लिखा हुआ था रजकार से रेसिस्टेड थी, तो ये देखने को मिलता है जब आपका ऑपरेशन आई थिंक कौन सा था यार, वो पोलो था आई थिंक, जो हैदराबाद में चला था। तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट इनटू द डोमिनियन ऑफ द इंडिया। तो लिखा हुआ था रजगास वॉज द नॉन पब्लिक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन बाय द कासिम रिजवी टू सपोर्ट द रूलर ऑफ द निज़ाम ओस्मान अली खां, जो वहाँ के आपके निज़ाम थे उस टाइम पे। 1948-49 की बात है। आसफ जहाँ सेवंथ एंड द रेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट इन टू डोमिन ऑफ द इंडिया, दे additionally tried to create the Nizam's exceed his princely state to the Asian nation rather than the India. The Rajakas were elected as the Majlis-e-Ittihadul Muslimin organization. The counter that the Rajakas folks of the Telangana beneath the leadership of the Hindu Ramanand Tirth shaped in the Andhra Hindu Mahasabha that wanted the integration of the state with the remainder of the India. Next चलते हैं तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी आपकी किससे रिलेटेड थी, तो ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड थी। और जो अभी चलते हैं आपके बीपीएल से रिलेटेड जो प्रावधान है वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन जो 2005 में बनी थी। द कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी द पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी ऑफ द, तो याद रखना बीपीएल के लिए थी, ठीक है ना, बीपीएल के लिए थी। और कॉन्स्टिट्यूट की थी प्लानिंग कमीशन ने। कमेटी अडॉप्टेड द कॉस्ट ऑफ द लिविंग, ठीक है ना, जिसने कॉस्ट की बात की थी कि कितना पैसे के नीचे आपके करेंगे बीपीएल निर्धारित कर देंगे। पर मैं बता दूँ स्टेट वाइज आपका स्टेट बाय स्टेट आपका अलग अलग होता है। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी 2009 में की थी, लगभग 4 साल लग गया था। द करंट मैथोलॉजी फॉर द पॉवर्टी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द तेंदुलकर कमेटी। द अदर कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन आर द रंगराजन और लक्कड़वाला कमेटी भी आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द इंडिया। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन आई थिंक आर्टिकल 280 में आता है आपका, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस की बात करें तो आर्टिकल 315 टू 323 आता है, तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की बात करें 324 में आता है, तो ये आपका नहीं है, ये बाई एक्ट आ रखा है 1991 में। आपका जब क्या आया था ह्यूमन राइट कमीशन फाउंड हुआ था, ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था, तो उसी के थ्रू स्टेट्स में भी आपके बने थे ह्यूमन राइट्स कमीशन बने थे, ठीक है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बना है। तो ये एक्ट के थ्रू है, बाकी आपके आर्टिकल्स के थ्रू हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स के थ्रू, याद रखना कोई भी चीज़ अगर आर्टिकल्स के थ्रू आती है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है, एक्ट के थ्रू आती है तो उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। और अगर वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू यानी गवर्नमेंट के थ्रू पास करवाए जा रहे हैं तो उन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी बोली जाती है सीधे। जैसा आपका नीति आयोग है तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही वो एक्ट के थ्रू आए और ना ही आपका आर्टिकल्स के थ्रू है जैसा आपका नीति आयोग। तो देख लीजिए द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ द 1993, मैंने 1991 लिख दिया, सॉरी 1993 में आया था ह्यूमन राइट एक्ट। तो लिखा हुआ है 1993 प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एट द स्टेट लेवल। बना सकते थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट, एंड द मेंबर शुड बी सर्विंग ऑन द रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट ऑफ द मिनिमम ऑफ द 7 years experience as a district judge, a person having the knowledge of the practical experience with the respect of the human rights। तो देख रहे हो, तो जो उसका हमेशा चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड, आपका स्टेट की बात कर रहा हूँ तो हाई कोर्ट का कोई क्या होना चाहिए, आपका चीफ जस्टिस होना चाहिए रिटायर्ड। वहीं अगर सेंटर की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन आ जाता है, आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज आना चाहिए, तो कम से कम अगर देखो हाई कोर्ट का नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो कम से कम 7 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की बात करें आर्टिकल 280 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इंडिया प्रोवाइड द फाइनेंस कमीशन एज द क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है आपकी, ठीक है ना, अर्ध बोल सकते हैं संघीय एक क्या ढांचा है। द फाइनेंशियल कमीशन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाउंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव द सजेशन ऑन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी आपका लागू हो गया वो NK सिंह की अध्यक्षता में था, जिसमें आपका क्या था, सेंटर स्टेट की जो सेंटर था वो स्टेट्स को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा टोटल, तो वो था आपका टोटल 41% कंट्रीब्यूशन देना। मतलब अगर सेंटर के पास 100 रुपये आते हैं तो 41 रुपये किसके पास चले जाएंगे, सेंटर के पास चले जाएंगे। पहले 42% था, पर जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर
राज्य की सूची से बाहर होकर यूनियन टेरिटरी में आ गया तो इसे 41% कर दिया गया, ठीक है ना। और ये रिकमेंडेशन जो थी ये 2022 से आपकी लागू हो जाएंगी और आई थिंक 2027 तक चलेंगी। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन आई थिंक 25 जनवरी 1950 फॉर्म्ड हुआ था और यही आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, 25 जनवरी को। हाँ ठीक है। इलेक्शन कमीशन परमानेंट एंड द इंडिपेंडेंट बॉडी, पर एक बार फिर भी चेक करना देना, नेशनल वोटर्स डे का मनाया जाता है जिस दिन आपका इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को। एक बार आप चेक कर लेना, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। Established by the Constitution of India directly to ensure the free and the fair election in the country, आर्टिकल 324। एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 326 भी आता है जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आता है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब आपका राइट टू वोट आता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, राइट टू वोट जो था उसमें जो एज थी आपकी 21 से 18 कर दी गई थी, जो आपका 61st अमेंडमेंट था 1988 का, उसके थ्रू किया था। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर ऑफ द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कौन करता है, आपका अपॉइंटमेंट जो होता है वो करता है आपका गवर्नर ऑफ इंडिया। स्टेट्स की बात करूँ, और एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी को आप स्टेट जो आपका क्या होता है पीएससी से कनेक्ट मत करना, वो उसके अंडर नहीं आते हैं। आर्टिकल 315 से लेकर 323 दोनों की बात करते हैं, यूपीएससी की भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी, जो आपका पार्ट किस में आ जाते हैं 14 में आते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन उस जगह पे होते हैं जहाँ पे आपका स्टेट नहीं होते, या फिर वो यूटीज होंगी तो वहाँ पर देखने को मिलता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोले या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन ऑफ द जॉइंट कमीशन एंड द गवर्नर इन द केस ऑफ द स्टेट कमीशन में सस्पेंड द from the office and the chairman of any other member of the commission in respect to the case of the misbehavior until the president has passed the order to on the receipt of the report to the Supreme Court on the such reference. The president may be order removed from the office of the chairman or the any other member of the public service commission of the if the chairman or the such members as the case may be include is adjudged and insolvent engaged during the terms of the office in any paid employment outside these the duty on his office, तो is in opinion of the president unfit to continue its in office because of the infirmity of the mind of the body। तो ये याद कर लेना यार। अब लिखा हुआ है the chairman of the any other member of the public service commission shall only be removed by his office by the only order of the president on the ground of the misbehavior after the Supreme Court on the reference being made to it by the president and on the inquiry held following the procedures prescribed in the behalf of the under article 145 reported that the chairman or the such other members as the case may be out on the any such ground to be removed. If the chairman or any other member of the Public Service Commission is to become in any way concerned or the interested in the contract or the agreement made by the behalf of the government of India, the government of state or the participant in the any way profit, therefore the any benefit of the emolument arising therefore otherwise than the member and in the common with the other members are the incorporate company, he shall be deemed to be the guilty of the misbehavior. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है कि लिखा विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है, चलो आपसे होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि अभी यूपीएससी के आपके चेयरमैन कौन है। ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज देना मुझे। लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो लिखा एट फर्स्ट ही वाज इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नॉन कॉपरेशन बट लेटर ज्वाइन द फेवर ऑफ विद द गांधी जी, ठीक है बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, तो ये भी सही है। दोनों में इनका भाग बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन था। तो लिखा हुआ है एट फर्स्ट लाला लाजपत वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नॉन कॉपरेशन बट लेटर ज्वाइंट इन फेवर ऑफ द, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, वॉज नॉट, पहले नॉन कॉपरेशन पर गांधी क्या बोलते हैं कि बाद में जाके गांधी जी से क्या होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो पहला तो सही है। और देशबंधु चित्तरंजन जिन्होंने 1922 में आपका क्या था मोतीलाल नेहरू के साथ आपका स्वराज पार्टी फॉर्म की थी, उसमें आपके लाला लाजपत राय भी थे।
लाला लाजपत राय के बारे में बताऊं तो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इन्फ्लुएंस थे स्वामी दयानंद सरस्वती से, और आर्य समाज भी इन्होंने क्या किया था, लाहौर में ज्वाइन किया था बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहे जाते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है ना। और फाउट जो था अनटचबिलिटी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में फाउंड की थी। आर्य गैजेट फाउंड किया था। होम रूल लीग आपका अमेरिका में 1917 में क्या किया था, आपका न्यूयॉर्क में फॉर्म किया था। तो ये था आपका वीडियो, और इसी के साथ आपका जो मॉडल पेपर 3 है वो ख़त्म होता है। और अगला जो आपका पेपर होगा मैं बता देता हूँ उससे फिर से कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं बार बार। एक वीडियोज़ में अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया कि सर हिंदी में भी लाओ, तो हिंदी में तभी लाऊंगा जब मैंने बना रखा होगा, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी में लाने में क्या होता है कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से जो मॉडल पेपर 4 होगा उसको मैं बाइलिंगुअल लेके आऊँगा, और उसका पीडीएफ भी मैं कहाँ पे शेयर कर दूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वीडियो का जो लिंक है वो आपका फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगा, और आपका जो बोल सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर भी शेयर हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं पर भी देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50% ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और 50% नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आप अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।